नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी से कैसे बचाव करना है इसके प्रति सजग और जागरूक होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पिछले 28 वर्षों के दौरान नेशनल मोमेंट से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों की जब चर्चा की जाएगी तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न को इतना विस्तृत ढंग से चर्चा किया जाए, उसके बैकग्राउंड को बताया जाए, कुछ उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को बताया जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी प्रश्न इस प्रकार के बने, चाहे घुमा फिरा कर बने, चाहे कैसा भी बनाया जाए बीपीएससी के द्वारा या किसी अन्य आयोग के द्वारा, उसमें आपको हल करने में कोई परेशानी न हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। इस समय बिहार और देश के विभिन्न क्षेत्र बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में लोगों को समय रहते सुरक्षित जगह की तलाश कर लेनी चाहिए और अपने दस्तावेजों को किसी सुरक्षित जगह पर रखवा देना चाहिए और हर पल सजग और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय नेता केवल फोटो खिंचवाना जानते हैं, बाढ़ के क्षेत्र में आकर उसका कोई अस्थायी समाधान नहीं जानना चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप ही सजग और सतर्क रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। ऑप्शन ए है जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है एम.ए. अंसारी। यहां बात हो रही है कि स्वाधीन भारत में, यानी कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो गया, तो कौन व्यक्ति प्रथम भारतीय था जो गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर होता लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जैसे ही भारतीय प्रश्न में जुड़ेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी की अगर बात करें तो ये 1948 से लेकर 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल रहे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक वे रहे। वर्ष 1952 से लेकर 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। तो यहां प्रश्न था, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है बी आर अंबेडकर। गुरुदेव के नाम से भारत में जिसको जाना जाता है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर बात की जाती है राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सी राजगोपालाचारी इसके सही उत्तर होते। अगर बात की जाती पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय। या पंजाब का शेर के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय। अगर बात आती दलितों का मसीहा किसको कहा जाता है, तो बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न था, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था। श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के ये 14वें बालक के रूप में जन्मे थे। वर्ष 1901 में इन्होंने शांति निकेतन, जो कलकत्ता में स्थित है, एक विद्यालय की शुरुआत की थी, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती के नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं।
अगर बात की जाए कि प्रश्न गुरुदेव से बहुत बन सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर से, जैसे कि प्रथम भारतीय जो नोबेल पुरस्कार पाया, तो इसका भी सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे, तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए थे। कब पाए थे, तो 1913 में पाए थे। किस पुस्तक के लिए पाए थे, तो इसका सही उत्तर होगा गीतांजलि के लिए पाए थे। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव ने 1901 में कलकत्ता के शांति निकेतन में की थी, जो 1918 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ पूरे विश्व में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है देवी लाल, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। जय जवान जय किसान का नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, यानी कि जय जवान जय किसान भी उसमें था और उसमें केवल जय विज्ञान जोड़ दिया गया, इसका नारा किसने दिया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिनवेल वाली में भयंकर दंगे हुए थे? ऑप्शन ए है ओकालिंग, ऑप्शन बी है नदास्त्र, ऑप्शन सी है मारवा, ऑप्शन डी है पाली। 1899 में जून के महीने में त्रिनवेल वाली, जो तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ भयंकर दंगे हुए थे। इसमें मैटर ये था कि जो नडार समुदाय के लोग वहां रहते थे, उन्हें मंदिरों में पूजा करने का अधिकार नहीं था। इसके कारण वे जो है समाज में भेदभाव का सामना कर रहे थे और वे मंदिरों में पूजा के अधिकार की मांग भी कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। कुछ समुदाय के लोग जो है उनको रोक रहे थे पूजा करने से। जब मांग पूरी नहीं हुई तो जो मारवा समुदाय के लोग रोक रहे थे, उनसे जो है नडार समुदाय के लोगों का संघर्ष हुआ, जो दंगा में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ प्रश्न था किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति कारण 1899 में त्रिनवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नडार समुदाय के लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी। और किसके किसके बीच हुआ था ये? नडार और मारवा समुदाय के लोगों के बीच। तो इसमें नडार नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मारवा। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है कमला रानी सिंह, ऑप्शन सी है तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी है राबड़ी देवी। अरुणा आसफ अली जो थी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी का नाम सुने होंगे, जिनको जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है भारत में, किसी उत्तर प्रदेश में। भूमिगत आंदोलन इन दोनों ने जो है चलाया अंग्रेजों के खिलाफ, और ये जो है महिलाओं को भी संगठित कर रही थी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई, 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में वे सहयोग की। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी, फिर पैट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न,
हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग, यहाँ मुस्लिम लीग की बात हो रही है, लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। यह जो कथन है 1946 में सरदार पटेल ने कही थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय हिंदू सभा के सबसे जो प्रतिष्ठित नेता थे उनमें से एक थे और 1923 के अधिवेशन में, जो बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन बनारस में हुआ 19 अगस्त 1923 में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की। बनारस के इसी अधिवेशन में सूधी जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन, यूनियन, अभ्युदय तथा लीडर का प्रकाशन किया था, हिंदी और अंग्रेजी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 था कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है अब्दुल गफार खां, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ब्रिटिश भारत के जो भूतपूर्व ब्रिटिश भारत का नक्शा था उसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो था वो पेशावर जिले अब पाकिस्तान में पड़ता है। उसी में जो है एक व्यक्ति जन्मे थे अब्दुल गफार खां, उन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्हें बादशाह खां और फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, फक्र अफगान आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? खान अब्दुल गफार खां। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछा जाए कि खान अब्दुल गफार खां कहां से संबंधित थे, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान, वर्तमान में जो भारत का जो ब्रिटिश शासन के समय भारत का जो मैप था उसमें जो भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा था, वहां पे जो पेशावर प्रांत है अब जो पाकिस्तान में है, उसी गांव में जन्मे अब्दुल गफार खां जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इनके जो अन्य नाम हैं वो इस प्रकार है, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्हें बादशाह खां कहा जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, इन्हें फक्रे अफगान, ये सभी इनके उपनाम हैं। आप याद रखिएगा, जिस तरह फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है यह पूछा गया है, इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है बादशाह खां किसको कहा जाता है, फक्र ए अफगान के नाम से किसे जाना जाता है। ये सभी जो है आपको अब्दुल गफार खां को नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की भी स्थापना की थी। इसके सदस्यों को लाल कुर्ती के नाम से जाना गया क्योंकि वो लाल कुर्ती पहना करते थे। इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। यही नहीं, अब्दुल गफार खां पहले अभारतीय बने, यानी कि विदेशी बने, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। कब नवाजा गया? 1987 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1987। अगला प्रश्न, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ऑप्शन ए है गोगरी, ऑप्शन बी है इंद्रपुर, ऑप्शन सी है पेमा, ऑप्शन डी है अमहरा। रामचंद्र शर्मा जो है पटना के गांव अमहरा के निवासी थे। ये बिहार में जो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनाया गया था, उसके बिहार में सबसे प्रमुख नेता थे रामचंद्र शर्मा। किस गांव से संबंधित थे? अमहरा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अमहरा। अगला प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ऑप्शन ए है बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी है कैंप जेल, ऑप्शन सी है भागलपुर जेल और ऑप्शन डी है हजारीबाग जेल। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी
और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे जगत नारायण लाल। इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। जगत नारायण लाल जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध नेता थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के सहयोगी के रूप में काम किया। इस दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर बिहार के पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए, बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन बी है पंचशील होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसका नाम है गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व राजनीति दो ध्रुवों में विभाजित हो चुका था। एक सोवियत संघ का खेमा था, जो भी कम्युनिस्ट शासन वाले देश थे उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था, और एक पूंजीवादी अमेरिका का खेमा था, जो संसार के जो भी देश स्वतंत्र हो रहे थे उनको अपने गुट में शामिल करने तथा उनको अपने विचारधाराओं के अनुसार ये दोनों देश जो है ढालने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय। गुट निरपेक्षता को इसी समय नेहरू और विश्व के अन्य नेताओं के सहयोग से गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। गुट निरपेक्षता को भारत ने क्यों अपनाया? तो भारत जो है किसी गुट में शामिल होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का इच्छुक नहीं था, इसलिए उसने गुट निरपेक्षता को अपनाया। यानी कि दोनों गुटों में से किसी में भी वह शामिल नहीं होगा और अपने देश के जरूरत के हिसाब से वो निर्णय लेगा अपना, और स्वतंत्र होगा, किसी गुट के कहने पर कोई निर्णय नहीं लेगा। भारत किसी भी गुट के विचारधाराई जो प्रभाव है, कम्युनिस्ट विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा, उससे ग्रस्त नहीं होना था भारत को। किसी भी गुट में शामिल होने पर भारत की शासन प्रणाली एवं नीतियों पर उस गुट का प्रभाव पड़ना लाजमी था। इसके कारण नेहरू ने जो है अपने आप को एकदम गुटों से जो है अलग रखने का प्रयोग किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुट निरपेक्षता होनी चाहिए लेकिन गुण निरपेक्षता हो गई है, तो इसको आप सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर पंचशीलता की बात की जाए तो ये भारत एवं चीन के बीच जो है समझौता हुआ था 1954 में, जिसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत और चाइना ने एक दूसरे पर सहमति व्यक्त की थी कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने समझौता किया था, पंचशील समझौते में 5 समझौते हुए थे। इसमें दूसरा समझौता था कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा था समानता एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर काम करेंगे। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ प्रश्न था, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। यहाँ अड़ा लिखाया हुआ है, इसको ट आप लोग बना लीजिएगा, गुट निरपेक्षता होगा। और यहाँ पे पंचशील लिखाया है, जिसको पंचशील बना लीजिएगा। पंचशील समझौता 1954 में चाइना और भारत के बीच हुआ था। इसमें 5 बिंदुओं पर समझौता हुआ था। 5 बिंदु आप जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग का मतलब है यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है JL नेहरू, ऑप्शन सी है GB पंत, ऑप्शन डी है सरदार पटेल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो जब भारत आजाद हो गया 1947 में, तो आप जानते हैं कि उस समय भारत जो है कई रियासतों में बटा हुआ था। माउंटबेटन ने घोषणा की कि विभाजन के बाद अस्तित्व में जो 2 देश आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान, उसमें जो देसी रियासतें पड़ रही हैं उसका बंटवारा जो है, कौन देसी रियासत किस देश में जाएंगी, यानी कि पाकिस्तान में जाएंगी
या भारत में आएंगी, इस बात का जो निपटारा है वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी, यानी कि राज्य विभाग करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का जो कार्यभार था वह सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाल लिया स्टेट डिपार्टमेंट को, और वीपी मेनन उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी। तो राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। राज्य विभाग का काम क्या था कि जो देशी रियासतें हैं उनको भारत में कैसे शामिल किया जाए, इस बात का जो है डिसाइड करवाना था देशी रियासतों से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ऑप्शन ए है भूमियार, ऑप्शन बी है राजपूत, ऑप्शन सी है कायस्थ और ऑप्शन डी है कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमियार, राजपूत, कायस्थ वर्चस्वशाली थे, कुर्मी वर्चस्वशाली नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगर वर्तमान समय में भी देखा जाए, भारत की आजादी के इतने सालों के बाद भी, तो आज भी जो है भूमियार, राजपूत, कायस्थ जो है इनका वर्चस्व समाज में बना हुआ है। तो आज भी ये जो है मामला फिट बैठता है, केवल स्वतंत्रता पूर्व ही नहीं, स्वतंत्रता बाद भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयबजी और ऑप्शन डी है चिराग अली। अबुल कलाम आजाद जो हैं वो देवबंद आंदोलन में काफी सक्रिय थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 1940 से 1946 तक रहे और इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए है राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, जो 1948 से लेकर 1950 तक इस पद पर रहे। अगर प्रश्न आता कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर होता लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहाँ भारतीय लगाया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा ए राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए है ईस्वी 1757, ईस्वी 1765, ऑप्शन सी है ईस्वी 1773 और ऑप्शन डी है ईस्वी 1793। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य कर रही है उसमें जो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की बाढ़ आ गई है उसको दूर किया जाए। और ये भारत में प्रथम संवैधानिक सुधार था, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम संवैधानिक सुधार था। इसे ही भारत के जो आधुनिक संविधान है, वर्तमान में जो संविधान है, उसके संवैधानिक विकास का पहला चरण माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1773 में, ऑप्शन बी है 1774 में, ऑप्शन सी है 1785 में, ऑप्शन डी है 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य कर रही थी उसको नियंत्रित करने, उसके कार्यों पर अंकुश लगाने की दिशा में लाया गया पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया था। और भारत का जो आज का संविधान है इसका भी जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चालू हुई इसी एक्ट के माध्यम से हुई थी, 1773 के एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि उस समय यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की बाढ़ आ गई थी। इसी को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट को पारित किया था। इसके तहत
मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। इस प्रकार जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? ऑप्शन ए है 1835, 1867, 1878 और 1908। ऑप्शन बी है 1854, 1864, 1872 और 1910। ऑप्शन सी है 1854, 1872, 1908 और 1910। ऑप्शन डी है 1867, 1908, 1910 और 1919। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न कानून पारित किए गए थे। अगर बात की जाए कि 1835 का एक्ट जो था, इस एक्ट के माध्यम से जो प्रकाशक या मुद्रक थे, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस रखे थे और जो अखबार पब्लिश करते थे, उनको प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना सरकार को देनी होती थी और वह आसानी से काम कर सकता था। प्रेस अधिनियम 1835 को मेटकाफ अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय चार्ल्स मेटकाफ जो है कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना था और उसने भारतीय प्रेस के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाया। और 1823 और इसके पहले भी जो नियम कानून भारतीय अखबारों पर लगाए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो अमानवीय थे, उनको रद्द कर दिया। इसके कारण जो है चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। अगर बात की जाए 1867 के एक्ट की बात, तो 1867 में जो एक्ट पारित हुआ उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 कहा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने जो 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट थे, इस अधिनियम द्वारा जो मेटकाफ का 1835 का अधिनियम था उसको परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य था प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं था, अपितु उन्हें नियमित करना था। अब यह आवश्यक बना दिया गया कि किसी भी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक या मुद्रक के स्थान का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रकाशक के 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति स्थानीय सरकार को देना आवश्यक था। तो ये था 1867 का पंजीकरण अधिनियम। इसके माध्यम से भी जब आप हर चीज पर नजर रखेंगे कि क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो उसके वह भी जो है स्वतंत्र रूप से अपना लेखनी पढ़नी नहीं कर सकता है। अगर 1878 की बात की जाए, जिसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, जिसको लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, इसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसलिए कहा गया 1878 के एक्ट को, क्योंकि यह देसी भाषाएं, जो भारत की देसी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते थे, जैसे कि बांग्ला, हिंदी, इस तरह के जो देसी भाषा थे, उन पर ये जो है एक्ट प्रतिबंध लगाता था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, इसमें विभिन्न दंडात्मक जो है प्रावधान किए गए थे। इसके कारण जो है इस अधिनियम को मुंह बंद कराने वाला अधिनियम की संज्ञा भी दी जाती है। इस अधिनियम का अगर सबसे घृणित पक्ष की बात करें तो इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देसी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया जा रहा था। इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के तहत जो भारत के समाचार प्रभावित हुए उनके नाम है भारत मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश, इसी तरह अन्य कई जो है पत्र पत्रिकाएं इससे प्रभावित हुई। इस अधिनियम के विरुद्ध सारे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई तथा अंततः 1882 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न और निकलता है कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय में लाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। अगर प्रश्न आता है कि इस कानून को किसने रद्द किया, तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन। लाया लॉर्ड लिटन और रद्द किया 1882 में लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगर 1908 की बात की जाए, 1908 के एक्ट की बात, तो इस एक्ट को लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया। इसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशक को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप है। तो 18 नंबर में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए 1835 का भी एक्ट जो था वो मीडिया को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था। 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट भी
और 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी, और 1908 का जो एक्ट था वो लॉर्ड लिटन जो है लॉर्ड मिंटो के समय लाया गया था। ये चारों एक्ट जो हैं ये मीडिया को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना 1925 ईस्वी में कानपुर में की गई थी, और जो आरएसएस है यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी स्थापना भी 1925 में हुई थी, लेकिन नागपुर में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1925, क्योंकि 1925 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका भी गठन 1925 में हुआ था, लेकिन नागपुर में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ऑप्शन ए है उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। ऑप्शन बी है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। ऑप्शन सी है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। और ऑप्शन डी है वो महात्मा गांधी के दोस्त थे। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी जो थे, ये ब्रिटिश शासन जब भारत में चल रहा था तो उस समय जो ब्रिटिश शासन के द्वारा ज्यादतियां भारतीय लोगों पर की जा रही थी उसी के बारे में ये टीका टिप्पणी किया करते थे और कुछ लिखा करते थे, लिखा पढ़ा करते थे। मदर इंडिया की लेखिका है कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो ने क्या लिखा? मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखा कैथरीन मेयो ने। इसके अलावा अगर विलियम डिग्बी की बात की जाए तो विलियम डिग्बी ने द वेकिंग ऑफ इंडिया की लिखी, द अवेकिंग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी विलियम डिग्बी ने। इसके अलावा चार्ल्स एंड्रयूज जो हैं ये महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे मित्र थे। ये 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन्स कॉलेज जो है दिल्ली में, उसमें अध्यापन का कार्य किया इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहित किया। एडल हक्सले की अगर बात की जाए, इन्होंने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वितरण में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को उजागर किया। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि चाहे कैथरीन मेयो हो, चाहे एल्डस हक्सले हो, चाहे चार्ल्स एंड्रयूज हो, चाहे विलियम डिग्बी हो, इनके बीच जो आम रिश्ता क्या बनता है कि ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ए कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। कैथरीन मेयो की क्या पुस्तक है? मदर इंडिया इनकी पुस्तक है। विलियम डिग्बी की क्या पुस्तक है? विलियम डिग्बी जो है इनकी पुस्तक है द अवेकिंग ऑफ इंडिया। इसी प्रकार एल्डस हक्सले कौन है? एल्डस हक्सले जो है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा करके भारत के व्यवस्था, भारत की परिस्थितियों के बारे में इन्होंने टिप्पणी लिखा था। इसी तरह एल्डस हक्सले जो हैं वो महात्मा गांधी के परम मित्र थे, यह ब्रिटिश व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि आपको इस एपिसोड के माध्यम से जो 20 प्रश्न डिस्कस किए गए हैं पूरी व्याख्या के साथ, उससे काफी लाभ हो रहा होगा। और आने वाले समय में किसी भी राज्य के आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले यदि अभी तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं किसी रुकावट के आपके लिए वीडियो लाता रहूं। दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ विदा, मिलते हैं कल।